नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन बात कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, जिसे कि अपन पादप प्रजनन कह रहे थे। उसके अपन ने काफी वीडियोस वगैरह देखी थी, काफी चीजें हैं जो अपन ने सीखने की कोशिश की थी। तो प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, या अपन ने जो लास्ट वीडियो के अंतर्गत बात की थी, वो पेडिग्री मेथड की या वंशावली जो विधि थी आपकी, उसकी अपन ने बात की थी। आज का वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे बल्क मेथड की। बल्क मेथड की जिसे कि पुंज विधि भी कहा जाता है, अपन उसकी बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अपन जल्द ही एक सीरीज जो कृषि प्रवेशक या डब्ल्यू जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज, यानी कि एग्रोनॉमी के टॉपिक वाइज आपकी सीरीज चालू होगी। फिर एग्रोनॉमी के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर होने के बाद में अपन नेक्स्ट जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह होगी उसके भी टॉपिक वाइज ऐसे कर करके डेली के डेली अपन काफी इंपॉर्टेंट क्या है एमसीक्यूज देखने वाले हैं, और विद डिस्क्रिप्शन आप लोगों को वो मिलने वाला है। तो ये डेली के डेली आप लोगों को जो ये वीडियो तो मिल ही रहे हैं आपको प्लांट ब्रीडिंग का, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता ये वीडियो आपको ऐसे ही सुचारू रूप से मिलते रहेंगे। साथ ही अपन जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, और डब्ल्यू के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन क्या करेंगे कि वीक के अंतर्गत अपन ओनली 5 दिन अपन बात करें कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को अपन 5 दिन क्या करेंगे कि डेली के डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपको कम टाइम के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपने देखा होगा कि अपन ने मेथड्स की अपन बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पेडिग्री मेथड्स की मैंने काफी अच्छे से समझा दिया था। सेम ही उसी प्रकार से अपना ये बल्क मेथड होता है, जिसे कि पुंज विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट रहेगा, बाकी और कुछ ही डिफरेंस नहीं रहे, सेम ही है। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसमें सिलेक्शन कर रहे थे उसी हिसाब से इसके अंतर्गत इस मेथड में यूज किया जाएगा। बाकी सबसे बड़ी जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी स्टार्ट की स्लाइडें आएंगी उनमें मैंने थ्योरी के माध्यम से आपको समझा दिया है, क्योंकि मेथड लगभग लगभग सबके अंतर्गत सेम ही है। लेकिन आप अगर बीएससी कर रहे हो या फिर आप अगर थ्योरेटिकल एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको थ्योरी आना जरूरी है। तो मैंने उसका समावेश भी किया है, और डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जामों के अंतर्गत अपने क्या होता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, मेथड तो सबके सब सेम सी है, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो वर्नाइलन के रूप के अंतर्गत आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। जो आज का मेथड रहने वाला है वो बल्क मेथड रहने वाला है। अपन बात करें कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो नियल्सन एहले ने किया था। कब किया था? 1908 के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूं कि अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी, तो उस विधि का प्रयोग किया था आपके लव ने किया था। किसने किया था? लव ने किया था। वो किसका? पेडिग्री मेथड का आपका प्रयोग किया था, वो लव ने किया था। और जो आपके पुंज विधि का मेथड है इसका प्रयोग आपके नियल्सन एहले ने किया था। नियल्सन एहले थे वो, इन्होंने इस विधि को बताया और इस विधि के बारे में जानकारी दी। लेकिन आप लोगों को कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बल्क मेथड है या आपका पुंज विधि है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो नियल्सन एहले, और अगर आपको पेडिग्री पूछा जाए तो आपको लव का ध्यान रखना है। इन्होंने किया था आपके 1908 के अंतर्गत। और इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियों को, यानी कि विसंयोजी मतलब कि जो उसके अंतर्गत जो एकदम होमोजाइगस कंडीशन में अभी नहीं आ रहे हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंतर्गत है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट एलेल्स वगैरह हैं, तो उनको अपन पुंज में उगाते हैं, यानी कि बल्क में उगाते हैं। और जो F2 पीढ़ी होती है, जो अपने को फिलियल 2 मिलती है या जो आपको उनकी प्रोजेनी मिलती है ना, उसके बाद में उन्नत बीजों के आधार पर, या अपन उन्नत जो आपकी पौधे होते हैं उनकी उन्नति के आधार के ऊपर अपन उसका सिलेक्शन करते हैं और उन संततियों को बार बार उगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। यही करने वाले अपन बल्क मेथड के अंतर्गत, जो आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। वही चीज अपन पेडिग्री मेथड के अंतर्गत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो आप लोगों का यहाँ से डाउट क्लियर होने वाला है। तो समझ में आ गया होगा कि निल्सन एहले ने दिया था 1908 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत होगा क्या, जो F2 पीढ़ी है उसके अंतर्गत जो विसंयोजी आपके गुण है या कोई लक्षण है वो आ जाते हैं, तो उनको अपन धीरे धीरे रिमूव करेंगे, और जो अच्छी संततियां हैं उनको अपन क्या करेंगे, एडॉप्ट करते हुए या अपन उसको सिलेक्शन करते हुए चलेंगे आगे। तो यही मेथड इसको बारे में बताता है। मैं बात करूं कि इस मेथड का ज्यादातर यूज किया जाता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंतर्गत यूज किया जाता है। जनरली मैंने बताया था पेडिग्री मेथड है वो आपका क्रॉस और सेल्फ दोनों के अंतर्गत यूज किया जा रहा था, लेकिन जो बल्क मेथड है जो मेनली यानी ज्यादातर यूज किया जाता है वो आपके स्वपरागकरण के लिए या अपन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए ही यूज किया जाता है। बात मैं बताऊं कि इसके अंतर्गत मुख्य चीजें हैं याद रखने वाली। जो चीज ये है, इस विधि को मास सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से, आपके मास सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है और पॉपुलेशन मेथड के नाम से भी, जो पॉपुलेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग है उसके नाम से भी जाना जाता है। कि सर ये मास मेथड कैसे, मास अगर मैं बात करूं बल्क यानी कि अपन उसको जितने भी सीड मिलेंगे उनको अपन एक जगह इकट्ठा करेंगे, यानी पुंज में बल्क में करेंगे। तो बल्क और मास का मतलब भी यही होता है कि एक जगह इकट्ठा करना, सभी बीजों को एक जगह इकट्ठा करना और फिर उनको वापस ग्रो करना। फिर अपन ये 6 पीढ़ियों तक ऐसे ही करते रहते हैं और फिर 6 पीढ़ी के बाद में अपन क्या करते हैं कि जो F6 मिलती है उसके बाद में अपन इसके अंतर्गत सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपन बात करें कि इनका दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मास सिलेक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके अलावा इसको पॉपुलेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी कहा जाता है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं नेक्स्ट अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए F2, यानी कि अपन पहले क्या करें, F2 कब मिलेगी, पहले F1 मिलेगी। F1 कैसे मिलेगी, अपन अच्छे पेरेंट्स अपन सेलेक्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपको काफी अच्छे से समझा चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, दो अलग अलग वेराइटियां ली है, जो दो अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं, जो अपने डिजायर जो भी डिजायर कैरेक्टर होंगे वो दो अलग अलग वेराइटियां लेंगे, उनके बीच के अंतर्गत क्रॉस करवाएंगे। फिर जो हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे वो उसे F1 मिलेगा और F1 की सेल्फिंग से अपने को क्या मिलेगी, अपनी F2 मिलती है। तो F2 के बाद पीढ़ियों में मास और बल्क में बड़े पैमाने पर काटा जाता है। मास यानी कि अपन बात करें मास या बल्क का मतलब होता है कि पुंज के अंतर्गत यानी कि समूह के अंतर्गत। जो F2 पीढ़ी के अंतर्गत, F1 तो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त कर लिया, F2 पीढ़ी के अंतर्गत जो भी जितने भी सीड अपने को मिलेंगे उनको सेपरेट ना करके अपन उनको बल्क के अंतर्गत एक जगह ही क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करें बल्किंग पीरियड के अंत में, यानी कि अपन जो बल्क के अंतर्गत अपन कर रहे हैं, मैंने बताया कि आपको अपन 6 पीढ़ियों तक अपन ऐसे ही करेंगे, बल्क के अंतर्गत ही हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि समूह के अंतर्गत ही उनको हार्वेस्ट करेंगे या बल्क के अंतर्गत ही उनको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे कि जब बल्किंग पीरियड होता है, यानी कि अपन बल्क में जब तक हार्वेस्ट कर रहे हैं, तब अंत में क्या हो जाता है कि जब तक उसके समरूपता यानी कि जैसे कि होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन नहीं आ जाए, है ना, तो तब तक अपन क्या करते हैं, बल्क के अंतर्गत इसको सिलेक्शन करते रहते हैं। तो अपन क्या होगा, बल्किंग पीरियड के अंत में समरूपता प्राप्त करने के बाद, समरूपता आ जाएगी अगर बल्क में, जब तक अपन हार्वेस्ट करते रहेंगे कि जब तक उसके अंतर्गत होमोजाइगोसिटी नहीं आ जाती, यानी कि सिमिलर, या अपन बात करें कि एकदम यूनिफॉर्म के अंतर्गत सभी प्लांट नहीं आ जाते, जब तक अपन क्या करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करते रहेंगे। फिर अलग अलग पौधे का चयन किया जाता है बल्क में करने के बाद में, फिर अपने को लगता है कि हाँ सभी वेराइटी एकदम सिमिलर रूप में आ गई है और अच्छे से एकदम सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, जो अपने को डिजायर कैरेक्टर थे वो उसमें आ चुके हैं अच्छे से। फिर अपन उसको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट अपन जो प्लांट है उनको हार्वेस्ट करेंगे या फिर उन प्लांटों के सीड है उनको सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके कि सेपरेट प्लांट कब उगाना स्टार्ट करते हो, तो जो आपके 6 जनरेशन होगी वहां से अपन सेपरेट प्लांट उगाना इसके अंतर्गत स्टार्ट कर देते हैं और सेपरेट प्लांट उगाने के बाद में अपन उन सभी चीजों का इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं कि भैया जो अपने को कैरेक्टर वगैरह या डिजायर कैरेक्टर चाहिए थे वो उसके अंतर्गत अवेलेबल तो है या नहीं है। तो अगर अवेलेबल है तो फिर अपन उन जो इंडिविजुअली अपन ने सबको उगाया है, जो इंडिविजुअली प्लांट को सेलेक्ट कर करके बीज हार्वेस्ट किए हैं सेपरेट और उनको अपन रो के अंतर्गत ग्रो कर रहे हैं, फिर उनके अंतर्गत जो सुपीरियर प्लांट होंगे जो अपने डिजायरेबल होंगे उनको अपन सेपरेट कलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो इंफीरियर होंगे जो अपने काम के नहीं होंगे उनको अपन रिमूव करते जाएंगे या एलिमिनेट करते जाएंगे। चलिए फिर इसके बाद में आता क्या है कि इस विधि का उपयोग सेग्रीगेशन पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में आबादी वाले अलग अलग करने के लिए किया जाता है। कि भैया होता क्या है कि इस विधि का उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो मैंने यही चीज समझाई थी कि सेग्रीगेशन के लिए अपन सेग्रीगेशन के लिए ही पेडिग्री मेथड यूज में ले रहे थे और सेग्रीगेशन को ही कम करने के लिए अपन बल्क मेथड ये जो पुंज विधि की जा रही है वो की जा रही है। होता क्या है कि आपके जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स वगैरह होती है उनके अंतर्गत कंटामिनेशन हो जाता है। कि अपन बात करें कि अगर आपके जैसे कि आपने ये कंडीशन देखी होगी कि अगर सपोज करो अपनी ये कोई वेराइटी थी डबल टी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी कोई भी मान लो XYZ कोई भी थे, लेकिन इसके थोड़े दिन बाद में हुआ क्या कि इस वैरायटी के अंतर्गत अपने को ये मिल गया, तो अब ये क्या हो गया कि ये सेग्रीगेशन हो गया, यानी कि अपने को इन दोनों जीनों को क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, पृथक्करण करना है। तो इन दोनों को पृथक्करण जब तक करेंगे कि जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाए कि इनकी सेल्फिंग करवाते रहे तब तक कि ये वापस इन कैरेक्टर में नहीं आ जाए, या तो टोटल टॉल बनेगा या टोटली ड्वार्फ नहीं आ जाए, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ जाए, तब तक अपन इसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करवाते रहते हैं। तो यही क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत भी कि अपन ये मेथड यूज कहां कर रहे हैं, ज्यादातर अपन जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है जिनमें सेग्रीगेशन हो चुका है और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज के अंतर्गत अपन इसको अलग अलग उपयोग करते हैं। तो वही चीज कही गई है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ही विधियां हैं जो सेग्रीगेशन को कम करने के लिए यूज में ली जाती है। तो आपकी पेडिग्री हो गया और एक आपका बल्क हो गया। बात करें कि F2 से लेकर F5 तक मास में और बल्क में कटाई करते हैं, जो मैं आपको स्टार्ट से बताता हुआ आ रहा हूं।
F1 मिला हाइब्रिडाइजेशन से, और F2 को फिर अपन बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट करके ग्रो करते हैं। फिर वही सिस्टम अपन F3 के अंतर्गत करते हैं कि जो बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट किया, जो अपने को सुपीरियर प्लांट लग रहे थे उनको एक जगह इकट्ठा किया या फिर एक जगह हार्वेस्ट कर लिए सभी बीजों को, और एक जगह मिक्स करके फिर उनको वापस ग्रो करते हैं। फिर F3 के अंतर्गत ग्रो करते हैं, F4 के अंतर्गत ग्रो करते हैं, F5 तक अपन क्या करते हैं, उनको बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट करते रहते हैं और बल्क के अंतर्गत ही उगाते रहते हैं। फिर जैसे ही F6 आता है, फिर अपन क्या करते हैं कि उन उगे हुए प्लांटों को सेपरेटली देखा जाता है कि हाँ यूनिफॉर्म कौन सा है, जो अपने डिजायर कैरेक्टर है वो कौन से प्लांट में आ रहे हैं। फिर उन पौधों में से सेपरेटली अपन क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट पौधे से अपन सीड कलेक्ट करेंगे और फिर उनको अलग अलग रो के अंतर्गत ग्रो करते हैं। तो यही चीज इसके अंतर्गत बताई गई है कि जो आपके F2 से लेकर F5 पीडी तक अपन मास सिलेक्शन में ही इसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, काफी बार पूछा जाता है कि बल्क मेथड के अंतर्गत जो आपके इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन किया जाता है वो कौन सी जनरेशन में किया जाता है। तो F6 के अंतर्गत, यानी कि फिलियल 6, या मैं बात करूं कि प्रोजेनिस 6 के अंतर्गत किया जाता है। अगर ईयर पूछ ले तो आपका ईयर कौन सा हो जाएगा, आपका 7 ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, 7, यानी कि 7th ईयर के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि व्यक्तिगत चयन करते हैं, यानी कि इंडिविजुअली प्लांट सिलेक्शन करते हैं। काफी बार पूछा गया है ये, आप लोगों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसके अंतर्गत। यह विधि ओलिगोजेनिक लक्षणों को विरासत यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता, कि इसके अंतर्गत जो ओलिगोजेनिक जीन वगैरह होती है वो इनहेरिटेंस यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही है कि नहीं आ रही, इन चीजों का इसके अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत कोई भी जानकारी अपने को या लक्षण वगैरह के बारे में पता नहीं चलता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस विधि के द्वारा विकसित किस्म होमोजाइगस और होमोजीनस होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये क्या हो जाता है, होमोजाइगस कंडीशन हो जाता है। लेकिन होमोजीनस की अगर मैं बात करूंगी, जैसे कि अपन बात करेंगे, अपन ने कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये तो अपन समझ गए कि भैया ये एक सेकंड, ये अपने पास में कंडीशन आती है। जैसे कि अपन बात करें कैपिटल टी और कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये कौन सी कंडीशन आपकी, होमोजाइगस कंडीशन है। इसके अलावा मैं बात करूं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, जैसे कि आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये कौन सी कंडीशन होगी, आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, जिसके अंतर्गत आपके डिफरेंट एलील्स इसके अंतर्गत क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करूं होमोजीनस की, अगर जीनस का नाम आते हैं, आपको ध्यान रखना है कोई भी पॉपुलेशन है, जैसे कि मैं बात करूं ये पॉपुलेशन है, इसके अंतर्गत आपकी वैरायटी उगाई गई है, जैसे कि मक्के की कोई वैरायटी लगाई गई है, इसके अंतर्गत शक्तिमान लगाई गई है। कौन सी शक्तिमान लगाई गई है, यहाँ पे गंगा 1 लगाई गई है ना, गंगा 1 लगाई गई है। इसके अलावा और भी आपकी जो वैरायटी आपको लगे, क्यूपीएम लगाई, जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है क्यूपीएम, ये लगाई गई है। 3 वैरायटियां, तो अब 3 वैरायटियां अलग अलग लगी हुई है, तो वो अलग एकदम यूनिफॉर्म नहीं लगेंगी, अलग अलग लगेंगे, क्योंकि जो क्यूपीएम के पौधे हैं वो अलग दिखाई देंगे, उनके हाइट हो सकता है कि डिफरेंट हो, उनके अंतर्गत जो बुट्टे लग रहे हैं वो अलग हो सकते हैं। अपन बात करें दूसरी वैरायटी, अपन ने गंगा लगाई, गंगा 1 के अंतर्गत अपन ने को हो सकता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी मिले या उनके जो बुट्टे वगैरह हैं वो अच्छे मिले। अपन बात की कि शक्तिमान लगाई, शक्तिमान की अलग मोर्फोलॉजी देखने को मिलेगी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, वो सब पौधे अलग अलग दिखेंगे। तो उसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस कहते हैं। और अगर इसी पॉपुलेशन के अंतर्गत ओनली एक ही वैरायटी होती है, जैसे शक्तिमान लगा दी या क्यूपीएम लगा दी, अपन ने जो गंगा फर्स्ट है वो लगा दी, तो एक ही वैरायटी लगाएंगे, वो क्या होती है आपकी, होमोजीनस होती है, कि मतलब कि कंप्लीट पॉपुलेशन आर सिमिलर, इट इज नोन एज होमोजीनस। तो होमोजीनस क्या होगा कि कंप्लीट पॉपुलेशन होगी, वो अगर सेम जीनस होंगे वो क्या हो जाती है आपकी, होमोजीनस हो जाती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट उसके अंतर्गत जीन्स वगैरह होंगे या फिर अगर पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन पाया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, हेटेरोजीनस हो जाएगी। होमोजाइगस की मैंने कंडीशन आपको बताई दी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या हो जाती है आपकी, होमोजीनस हो जाती है। हेटेरोजीनस की बात करूं तो हेटेरोजीनस के अंतर्गत आपका कैपिटल और स्मॉल टी क्या होता है कि सिमिलर रूप से आते हैं, ये क्या होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। तो आई होप आप लोगों को ये चारों टर्मिनोलॉजी काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी। आपको ये ध्यान रखना है, जीनस का नाम आते ही पॉपुलेशन का दिमाग में रखना है कि जीनस का नाम आते ही पॉपुलेशन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है काफी शानदार की प्राकृतिक चयन, बल्क पीरियड। हाँ सबसे शानदार की अपन जो बल्क मेथड यूज में ले रहे हैं या पुंज विधि अपन यूज में लेते हैं ना, उसके अंतर्गत सबसे शानदार मेथड तो है ही, उसके साथ ही सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है कि इसके अंतर्गत जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, यानी कि नेचुरल ही तरीके से भी उसके अंतर्गत काफी चीज इंप्रूव होती है, जो भी अपने को इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। मतलब कि अपन बात करें कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो नेचुरल सिलेक्शन है, या मैं बात करूं कि प्राकृतिक चयन है, वो भी इसके अंतर्गत आपको देखने को
मिलता है, जो कि काफी शानदार है, जो कि आपने को पेडिग्री मेथड के अंतर्गत नहीं देखने को मिल रहा था। तो अपन बात करें कि इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक चयन है ये आपके नेचुरल सिलेक्शन है बल्क पीरियड के दौरान, जो बल्क पीरियड कर रहे हैं, बल्क पीरियड कौन सा, जो अपन F2 से लेकर F5 तक कर रहे हैं, जो बल्क पीरियड ही था, क्योंकि अपन जो भी सीड है वो अपन बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट कर रहे थे, तो वो कौन सा पीरियड हो जाता है आपका, बल्क पीरियड हो जाता है। तो मतलब कि F2 से लेकर F5 के बीच का, तो उसके अंतर्गत ही आपको जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है कि बल्क पीरियड के दौरान ही संचालित होता है, जो कि जनसंख्या की आनुवांशिक संरचना को बदलकर जनसंख्या को अनुकूलता में सुधार करता है। अनुकूलता कैसे कि एडोप्टेशन के अंतर्गत उसकी काफी सहायता करता है। तो ये जो नेचुरल एडोप्टेशन आती है वो किसके द्वारा आती है आपके, इसके अंतर्गत नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। पर किस वजह से, आपके नेचुरली सिलेक्शन की वजह से, कि जो आपके एडेप्टेशन है या अनुकूलता है वो आपको देखने को मिलती है। और ये कब देखने को मिलेगी, जब अपन क्या कर रहे हैं, बल्क में हार्वेस्ट कर रहे हैं तब। अब जब ही अपन F6 में आते हैं फिर बाद में उसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन वहां पे इंडिविजुअली प्लांट को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने डिजायरेबल कैरेक्टरों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अपन बात करें कि इसका उपयोग किया जाता है होमोजाइगस लाइन, यानी जी आपकी रेखाएं होती है उनको अलग करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि अपना अल्टीमेटम क्या है, कि अपने को जो भी वेरायटी है उनको प्योर करना है, या अपन जो होमोजाइगस कंडीशन के अंतर्गत लाना है, जो सेग्रीगेशन है उसको अपने को क्या करना है, कम करना है। तो आई होप ये तो आप लोगों को पहले से ही समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत और काफी शानदार चीजें दी गई है, कि आप देख सकते हो कि अपन पीढ़ियों को अलग अलग करने से निपटने के लिए आमतौर पर इस उपयोग किया जाने वाली विधि है। अपन बात करें कि इस विधि का उपयोग अपन अगर पीढ़ियों को, यानी कि जो जनरेशन है उसको अपन अलग अलग करने के लिए भी अपन इस विधि का आमतौर पर यूज करते हैं, यानी कि सेपरेट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन कम हो जाएगा तो अपनी जो प्रोजेनी वगैरह है उनसे अलग अलग डिजायरेबल जो प्लांट है वो सेलेक्ट करके और अलग अलग आमतौर पर अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पीढ़ियों को अलग अलग प्लांटों को अलग अलग हार्वेस्ट करके या अलग अलग जो अपनी प्रोजेनी है उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। बात करें कि मेथड जनरली यूज द हैंडलिंग सेग्रीगेशन जनरेशन, यानी कि सेग्रीगेशन को अपन हैंडल करना है तो उसके लिए अपने को सबसे शानदार विधि होती है, वो कौन सी होती है आपकी, बल्क मेथड होता है। लेकिन अपन बात करें कि बेस्ट मेथड भी नहीं है, कि अपन बात करें कि और किसी मेथड से नहीं कर सकते, पेडिग्री के मेथड, यानी कि पेडिग्री मेथड था, यानी अपन वंशावली मेथड कह रहे थे, उसके अंतर्गत भी अपन सेग्रीगेशन को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और वही चीज यहाँ पे कही गई है कि इस मेथड के द्वारा जनरली अपन क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेशन को हैंडल कर सकते हैं। और सेग्रीगेशन आई होप आप लोगों को पहले से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी बार अपन इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर चुके हैं और बता चुके हैं। अपन बात करें कि इस विधि का अंतर्गत जो सेग्रीगेशन कम करते हैं तो सामान्यतः किस किस के द्वारा, पेडिग्री मेथड जो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बल्क मेथड जिसे कि पुंज विधि कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत भी सेग्रीगेशन कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका बैक क्रॉस के ऊपर, बैक क्रॉस के माध्यम से भी अपन सेग्रीगेशन को रिमूव कर सकते हैं। बैक क्रॉस के अंतर्गत क्या करेंगे, अपन कोई भी जो अपने को दो प्लांट लिया उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, फिर उसका अपन क्या करते हैं, पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते रहते हैं। इसके अंतर्गत ही मैं आपको बताऊंगा टॉप क्रॉस और आउट क्रॉस के बारे में भी काफी अच्छे से बताऊंगा जब अपन बैक क्रॉस की अपन बात करेंगे, है ना। काफी अच्छा शानदार है बैक क्रॉस का, जो अपन कोई भी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं, और जनरली अपन क्या करते हैं, क्रॉप जो बैक क्रॉस है उसका ही जनरली यूज किया जाता है। काफी उसकी भी डीपली अपन बातें करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काफी एग्जामों के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि आपके सेग्रीगेशन जनरेशन को हैंडल करने के लिए आपको कौन कौन से विधि का उपयोग करना चाहिए। तो आपके कौन कौन सी विधि आएगी, आपकी पेडिग्री मेथड आ जाएगा, बल्क मेथड आ जाएगा और बैक क्रॉस आ जाएगा। तो इन दोनों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो थ्योरेटिकली आप लोगों को बताया गया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो मेथड है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये मेथड सबके लगभग सेम सेम से ही होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो समझने में है, जो ज्यादा टिपिकल काम नहीं है या इतना कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसके अंतर्गत, जो इजी वे के अंतर्गत जैसे पिछले वीडियो में देखा वैसे समरूपता ही आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। अपन बात करें कि इसके अंतर्गत भी वही कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष के अंतर्गत, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जनकों का संकरण करवाएंगे, दो पेरेंट्स चुनेंगे और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में जो अपने को F1 मिलेगा उसको अपन नेक्स्ट जनरेशन के अंतर्गत, यानी कि दूसरे वर्ष के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, उसको जनरेट करते हैं या अपन उगाते हैं, सॉरी जनरेट नहीं बोल सकते, लेकिन अपन ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में F1 पीढ़ी के समुचित दूरी पर उगाकर सभी पौधों को, बीजों को पुंज में एकत्रित कर लेते हैं। कि F1 को जो अपने को F1 मिला, F1 कैसे मिला,
F1 मिला अपने पेरेंटों को, दो पेरेंट लिए, दो पेरेंटों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, F1 मिला, F1 को अपन सम जो एक स्पेसिंग होती है उसके दूरी स्पेसिंग मेंटेन रखते हुए अपन उन बीजों को उगाते हैं, और उगाने के बाद में उन सभी बीजों को अपन सेपरेटली क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर अपन उनको सेपरेट हार्वेस्ट करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंतर्गत उन्हीं फसल के बीजों को वापस उगाते हैं, यानी कि जैसे पहले अपन ने उगाया वैसे ही उगाते हैं। और इस विधि के अंतर्गत ध्यान रखना कि जो अपन कटाई यानी कि कटाई मंडाई है, यानी कि हार्वेस्टिंग वगैरह है और थ्रेसिंग वगैरह है, वो अपन बल्क में ही करते हैं, सेपरेट नहीं करते, बल्क में ही किया जाता है, अर्थात यानी कि सभी पौधों को एक साथ ही काटकर उन बीजों को मिश्रित कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत अभी सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं हुई है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, अपन ने अभी प्लांट सिलेक्शन स्टार्ट नहीं किया है, F2 के अंतर्गत स्टार्ट नहीं किया है, ये तीसरा वर्ष स्टार्ट हो चुका है। फिर चतुर्थ वर्ष में भी F2 की बात ही अपन क्या करेंगे कि सभी पौधे उगाए जो अपने को F2 के अंतर्गत मिले, उन बीजों को वापस बल्क के अंतर्गत उगाएंगे, और फिर वापस जो आपके हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अपन बल्क के अंतर्गत कर लेते हैं, सभी बीजों को एक साथ ही अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंतर्गत हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया अपने को F2 से लेकर F5 तक यही प्रक्रिया अपनी चलने वाली है। तो अपन क्या करते हैं, F4 के अंतर्गत भी वही करेंगे कि F2 की बात ही अपन क्या करेंगे, बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट करेंगे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको उगाएंगे, फिर अपने को जो अच्छे पौधे लगेंगे फिर अपन उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कहां तक चलेगा, F5 तक चलेगा। तो F5 तक तो सेम ही कंडीशन रहने वाली है, तो इसके अंतर्गत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ सकते हो अच्छे से। फिर अपन आते हैं 8वें वर्ष के अंतर्गत, जो कि 8वें वर्ष के अंतर्गत अपने को मिलेगी F6 जनरेशन। F6 के बाद में अपनी F6 की जनरेशन अपन आगे ग्रो करते हैं, और F7 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, 30 से यानी कि अपन बात करें 30 से 35 हजार पौधे, क्योंकि अपन स्टार्ट से बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो अपने पास में काफी नंबर ऑफ सीड्स हो जाते हैं। इस वजह से अपन क्या करते हैं, 30 से 35 हजार पौधे समुचित दूरी पर, अलग अलग दूरी के ऊपर अपन उगाते हैं, और उगाने के बाद में उन्नत लाइन परीक्षण के रूप में, यानी कि अपन लाइनों के अंतर्गत उगाते हैं और फिर देखते हैं जो अपने को अच्छे अच्छे पौधे लग रहे हैं, उनमें से लगभग 500 से 5000, यानी कि लगभग अपन 500 से लेकर 5000 तक पौधे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उनको अलग अलग सेपरेटली उनको हार्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे बल्क में नहीं करते हैं अपन, F7 में आने के बाद में अपन क्या करते हैं, अलग सेपरेटली अपन क्या करने लग जाएंगे, उनके पौधों को सेलेक्ट करने लग जाएंगे और उनके बीजों को सेपरेट करने लग जाएंगे। फिर जैसे ही अपन सेपरेट करने लगेंगे, फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी के अंतर्गत ग्रो करते हैं F8 यानी कि F8, जिसे कि अपन फिलियल 8 कहते हैं, या 90वें वर्ष के अंतर्गत फिर अपन क्या करेंगे कि एकल संकरण करेंगे। अब जो जितने भी पौधे मिले थे उनको एक रो के अंतर्गत उगाएंगे, और रो में उगाने के बाद में जो अपने सुपीरियर प्लांट होंगे उनको सेपरेटली एक एक पौधे से अलग अलग बीज लेंगे और उनको रो के अंतर्गत उगाते हैं। और जो इसके अंतर्गत जो एकल संकरण करते हैं, फिर रो में उगता है, तो जो यूनिफॉर्म में अपने को जो लाइन दिखती है, फिर अपन उसका हार्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर जो अच्छा पौधा दिखता है जिसको अपने को डिजायरेबल कैरेक्टर दिखते हैं, उनके बीजों को अपन सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जो अपने को नहीं, अपने काम का नहीं होता, उसे अपन क्या कर देते हैं, इंफीरियर कर देते हैं, या फिर अपन उसको बाहर कर देते हैं। फिर यही काम करने के बाद अपन नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, वो आती है आपकी F9 के अंतर्गत। F9 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि अपन लगभग आपको क्या होगा कि F8 तक अपने को क्या करता है कि सिमिलरिटीज और जो अपने को डिजायरेबल कैरेक्टर है वो मिल जाते हैं। अगर इसके अलावा भी नहीं मिलते तो ब्रीडर क्या करता है कि आपका 1 साल आधे साल और उगा के देखता है, 1-1.5 साल या 2 साल तक उगा के तो फिर देख लेता है, अगर उसको कंटामिनेशन लगता है तो। नहीं, जनरली होता क्या है कि F9 के अंतर्गत आएगा, और फिर वो जहां पे वो वेरायटी तैयार कर रहा है उसकी लोकल वेरायटी, जिसका बोलते हैं कि चेक के साथ में क्रॉस नहीं, तो चेक के साथ में वो ग्रो करके देखता है कि हाँ, जो अपने को डिजायरेबल कैरेक्टर थे वो उसमें मिल रहे हैं, एल्ड उसके अंतर्गत अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही, जिसे कि अपन क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रायल, क्या कहते हैं अपन, प्राइमरी ट्रायल वो करते हैं। अगर वो वेरायटी अगर उससे सुपीरियर है तो फिर अपन क्या करते हैं कि उसको सेकेंडरी ट्रायल के लिए भेजते हैं, और अलग अलग जगह के ऊपर अपन क्या करते हैं, उसको ट्रायल के लिए भेजा जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, है ना, MP हो गया, ऐसे अलग अलग जगह पे। और जहां पे उसका अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, या फिर वहां की लोकल वेरायटियों से, यानी कि जो लोकल वेरायटी है चेक के रूप में यूज की जाती है, वहां से अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, तो अपन वहां पे फिर क्या करते हैं कि उन बीजों के लिए अपन रिलीज कर देते हैं, और उनका फिर मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, मतलब गुणन किया जाता है। गुणन करने के बाद में उन सीडों को किसानों तक प्रोवाइड करवाया जाता है, और ऐसे ही आपकी नई वेरायटी रिलीज हो जाती है। तो यही सभी चरण, ये कहां तक, आपके 14 वर्ष तक आपके यह चरण चलते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप काफी अच्छे से देख लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो यही इंग्लिश में दिया गया है कि अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपके सिलेक्शन ऑफ पेरेंट आर हाइब्रिडाइज, यानी कि जो पेरेंट लेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। फिर अपन F1 के अंतर्गत जो अपने को मिले हैं सीड, उनको सेपरेटली
क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे और उनको बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, F2 मिलेगा, F2 के अंतर्गत कॉमनली जैसे कि अपन ने जो कॉमन सीड लेंगे यानी कि बल्क के अंतर्गत हार्वेस्ट किया और उनको क्या करेंगे, वापस ग्रो करेंगे और वापस हार्वेस्ट कर लेंगे बल्क के अंतर्गत। यही प्रोसेस आपकी F6 तक की जाएगी, F6 जनरेशन तक सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। फिर F7 के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, F7 के अंतर्गत एकदम प्लांट सेलेक्ट करते हैं और एक स्पेसिंग के रूप में और प्लांटिंग के रूप में उगाते हैं। सुपर प्लांट को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, जो अच्छे प्लांट होंगे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इंफीरियर प्लांट होंगे उनको अपन क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। और जो सीड होते हैं हार्वेस्ट करते हैं उनको वापस क्या सेपरेटली अलग अलग अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर अपने आते हैं F8 के अंतर्गत, जो 9th ईयर होता है। F8 के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअली प्लांट प्रोजेनिस ग्रो, यानी कि इंडिविजुअली जो प्लांट होगा, एक एक प्लांट होंगे, एकल प्लांट होंगे, उनके जो बीज मिले हैं उनको अलग अलग अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इंफीरियर प्लांट होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। और जो सुपीरियर प्लांट होंगे उनके अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपन F9 के अंतर्गत आते हैं, या मैं बात करूं कि जो आपकी जनरेशन या प्रोजेनी 9 के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका 10th ईयर के अंतर्गत हो जाता है। तो 10वें वर्ष के अंतर्गत जो F9 होगी उसको प्राइमरी यील्ड ट्रायल के लिए अपन यूज करते हैं। जो प्राइमरी यील्ड है वो उसके अंतर्गत चेक के रूप में अपन यूज करते हैं, क्या लोकल वेराइटी के साथ में उगा के देखते हैं। अगर अच्छी है तो आगे ट्रायल के लिए भेजते हैं, अगर अच्छी नहीं है तो वहीं से वो आप तो क्या हो जाता है, वहीं पे उसका रिसर्च का काम खत्म हो जाता है। फिर अपन अगर इसके अंतर्गत भी अच्छी वेराइटी निकलती है या फिर जो अपने पैरामीटर्स है उसके अंतर्गत खरा उतरता है ये वेराइटी, तो अपन उसको नेक्स्ट ट्रायल के लिए भेजते हैं मल्टीपल यील्ड ट्रायल, यानी कि अपन बात करेंगे मल्टीपल लोकेशन यील्ड ट्रायल, यानी कि मल्टीपल लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन पे भेजते हैं। और अपन क्या करेंगे, ये करते हैं 3 वर्ष तक, यानी 10, 11, 12, यानी कि 3 वर्ष तक अपन क्या करेंगे, इसका ट्रायल लगाएंगे। वहां पे अगर वो सुपीरियर या फिर अच्छी तरीके से अगर परफॉर्मेंस दे पा रही है तो अपन सीड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिलीज कर देंगे अपन उनको एक वेराइटी के रूप में। तो ये भी काफी अच्छे से दिया गया है। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है, तो अगर आप ऐसे चार्ट बना के अगर लिख के आ रहे हो, जो थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई वो लिख के आ रहे हो, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो बल्क मेथड है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे बैक क्रॉस क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।